सभी बच्चे ध्यान दें। पिछले टर्न पर अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन किया गया था, जिसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स या पदों का उपयोग किया गया है जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानते। अतः उन पदों को दोबारा फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत सावधानी से समझेंगे तो उनको आगे विद्युत धारा के पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। सभी बच्चे ध्यान दें इधर। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी वैद्युत चालन के संबंध में मूल तथ्य क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, किसी भी चालक, हमेशा हम तार को चालक कहते हैं। जब किसी तार में धारा चलती है तो हम वायर नहीं बोलते, हम बोलते हैं चालक, यानी या कंडक्टर बोलते हैं या चालक बोलते हैं। इसका मतलब अगर धारा तार में चल रही है तो हम बोलेंगे करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, है ना, या चालक में धारा चल रही है। अब दूसरी बात, एक विशेष ध्यान रखिए बेटा कि धारा तब तक नहीं चल सकती है जब तक कि तार के सिरों के बीच विभवांतर नहीं होगा। इधर ध्यान दें। इसका मतलब है, जैसे इस चित्र में देखिए, ये एक तार है और एक ये बैटरी लगी है। ये बैटरी जो है इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, तभी धारा चल सकती है। यदि करंट विल फ्लो ओनली when the potential difference is established, यानी करंट तभी चल सकती है जब तार के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया गया है या आरोपित किया गया है। बेटा इसको इसी तरह से समझ सकते हो, जैसे जल चाहे कितना भरा हो, अगर दो तलों में अंतर नहीं है तो जल का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे तालाब में भरा हुआ जल प्रवाहित नहीं होता है। और अगर जल थोड़ा ही है, एक बर्तन ऊंचा कर दो, एक बर्तन नीचा कर दो, तो जो उसके तल का अंतर होता है, तलांतर के कारण थोड़ा सा जल भी प्रवाहित होने लगता है। तो इसी तरह विद्युत धारा के लिए तो बहुत अच्छी तरह से जान लो कि करंट तभी चलेगी जब दो सिरों के बीच विभवांतर होगा। अभी प्रश्न उठता है कि विभवांतर कहाँ से आता है। सबसे सरल साधन है विभवांतर का बैटरी। बैटरी लगा तो विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जनरेटर लगा तो विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और भी तमाम स्रोत हैं। सोलर सेल लगा दो, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो ये निश्चित कर लो कि धारा तभी चलेगी तो बैटरी लगाई जाएगी, बैटरी से विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर से धारा चलेगी। तो सबसे पहले विभवांतर मैंने इसे लिखा है कि बहुत जरूरी है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ठोसों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, द्रवों में धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, गैसों में धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। यानी गैसों और द्रवों में धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। इनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। जब विभवांतर स्थापित किया जाता है तो यही आयन चलने लगते हैं, और आयन चलने से धारा का प्रवाह होने लगता है। किसमें? गैसों में और द्रवों में, इन लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ वी कम टू द सॉलिड्स। अब सॉलिड की बात आई तो जो ठोस हैं उनमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, एक से उठता है। क्यों? आयन तो द्रव के अंदर चल फिर सकते हैं। अब ठोसों में, तो ठोसों की मैकेनिक्स सभी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बेटा ध्यान से समझो, दुनिया के जितने भी ठोस हैं, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, यहाँ ठोसों की हम बात करते हैं, सभी परमाणुओं से मिलकर बने। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर डायनेमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होती हैं, लेकिन ध्यान रहे उनकी गति नाभिक के चारों ओर होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक निश्चित, जैसे खूंटी में बंधी हुई गाय जो है उसी के चारों तरफ घूम सकती है,
उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परंतु बाद में रिसर्चेस से पता चला, खोजों से पता चला कि भाई ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपनी कक्षा छोड़ देते हैं और कक्षा छोड़कर पूरे ठोस में घूमने लगते हैं। हाँ, ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन ठोस की परिसीमा को पार नहीं कर सकते हैं, उसकी परिसीमा में चारों तरफ घूमते रहते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनकी संख्या है 10 के घात 29, यानी 10⁻²৯ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। इतनी संख्या इनकी होती है, बहुत अधिक संख्या होती है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, धातुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर संपूर्ण धातु में घूमते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या रखवाया गया है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी चालक हैं जिनमें धारा चल सकती है, ऑल ऑफ देम आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ करंट इज नॉट पॉसिबल, है ना, विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिना फ्री इलेक्ट्रॉनों के फ्लो ऑफ करंट संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप एक चित्र ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, बेटा इधर ध्यान दो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग जिग-जैग मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम गति, अनियमित गति कर, देखिए कोई ऊपर को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, कोई लेफ्ट को जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, कोई अप जा रहा है, कोई नियम नहीं। इस गति को क्या नाम देते हैं? रैंडम मोशन या अनियमित गति। सभी बच्चे ध्यान दें, यही गति उसकी थर्मल वेलोसिटी या ऊष्मीय गति कहलाती है। ये जो गति जिसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, बेटा सभी ध्यान दें, ये जो गति है यही इसकी क्या कहलाती है? ऊष्मीय गति या थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी तो शायद समझ गए होंगे कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सॉलिड इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। अच्छा, दिस वेलोसिटी इज ड्यू टू हीट या ड्यू टू हीट एनर्जी। बेटा एक बात ध्यान दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर इस पदार्थ को ले जाकर के परम ताप शून्य एब्सोल्यूट पर, परम शून्य पर रख दिया जाए, परम शून्य सभी बच्चे जानते हो -273 डिग्री को परम शून्य कहते हैं। इतने टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो सभी इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होगी। और जैसे ही ताप बढ़ेगा वैसे ये फिर गति करने लगेंगे। इसलिए इस गति का नाम क्या है? थर्मल वेलोसिटी या ऊष्मीय गति। इसी का नाम हमने जो पिछला टॉपिक का जो वीडियो था उसमें लिखा था, ये थर्मल वेलोसिटी जो मैंने नाम लिखे थे U1, U2, U3, UN, इस तरह नाम दिए, ये थर्मल वेलोसिटीज थी। समझ गए कि नहीं? इनको थर्मल वेलोसिटीज क्यों कहते हैं? क्यों? ये ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण है। अगर टेम्परेचर परम शून्य हो जाए तो वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। अब इसकी एक विशेषता और है कि ये सभी दिशाओं में, ये वैज्ञानिकों ने देखा, जितने ऊपर को उतने नीचे को, जितने राइट में उतने ही लेफ्ट में, और अगर सब को मिला दिया जाए, क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 4 वेक्टर चारों दिशाओं में है, सारे वेक्टरों को जोड़ दिया जाए तो शून्य हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और लिखा गया था U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN डिवाइडेड बाई N, और लास्ट में लिख दिया गया था इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिख दिया गया था? मैंने पहले बताया कि ये सभी दिशाओं में है। अगर इनका मध्यमान ले लिया जाए, औसत ले लिया जाए तो ये शून्य होता है। कुल मिलाकर या कहने का तात्पर्य ये है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सभी बच्चे समझ गए होंगे। औसत ऊष्मीय वेग सदैव क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ें।
और फिर अब एक प्रयोग और टर्म प्रयोग किया गया है, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है वो आप इस चित्र से समझें। तो सभी बच्चे एवरेज थर्मल वेलोसिटी समझ गए होंगे। अब आता है श्रांति काल। या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बहुत क्लियर करें तो ये आराम का समय, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको हम टाउ से लिखते हैं। बेटा किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन का होगा तो टाउ लिख दिया गया है, टाउ 1 टाउ 2, मतलब सिंगल नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का होगा तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और सब का निकालेंगे तो बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सबको निकाल के अभी अपने ओ से भाग दे दे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है। बेटा एक मिनट, अभी हम कर देंगे, फिर जाओ। बेटा ध्यान दें, हम यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम बताने जा रहे थे। तो इधर ध्यान दीजिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब धातु में घूमते हैं तो घूमते समय परमाणुओं से टकरा, जैसे यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु से टकराया, टकरा करके इधर को चला जाएगा और फिर यहाँ दूसरे परमाणु से टकराएगा, इधर चला आएगा, फिर इससे टकराएगा ये। तो इस तरह से ये टक्कर खाते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी गति बदलती रहती है। तो ध्यान रखिए, इसकी दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, जैसे एक ये है और एक ये परमाणु है, इसके बीच का जो समय है, ये चीज ये है समय, और यही समय जो है वो श्रांति काल कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखी होगी कि टाइम ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। समझ गए सभी बच्चे? श्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय है। अब ये इलेक्ट्रॉन तमाम बार टक्करें करता है। अगर n टक्करें किए और सब का औसत निकाल लो तो क्या कहलाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या औसत श्रांति काल कहलाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे औसत श्रांति काल क्या है। पहले श्रांति काल क्या है? घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। तो ये भी कल के वीडियो में प्रयोग किया गया है, तो आप समझ गए होंगे श्रांति काल क्या होता है। अब बेटा इसके बाद आगे देखिए, ये श्रांति काल हो गया। श्रांति काल के बाद फिर आता है अपवाह वेग। या इसी को अनुगमन वेग भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैंने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु के अंदर जिग जैग मोशन करते रहते हैं, इसलिए कोई उसकी निश्चित दिशा नहीं होती है, और निश्चित दिशा नहीं होती इसलिए वो अपने आप धारा को नहीं चला सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक बैटरी और ये जो मोटा मैंने दिखाया ये तार का एक टुकड़ा है। जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को तार के सिरों से जोड़ेंगे तो इसके बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। यही परिभाषा लिखी होगी। जब किसी बैटरी द्वारा तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, अब देखिए जैसे ये बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित हुआ, ये विभवांतर भी लगेगा इस पर, ये वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक निश्चित गति से चलने लगते हैं। वही निश्चित गति जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहलाती है। ये बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, लगभग ये वैल्यू होती है। आप सोचो, ये एक कीड़ा देखा हो, इसको घोंघा बोलते हैं। घोंघा भी इसी स्पीड से लगभग चलता है, इतनी स्पीड से मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं।
यानी बहुत कम स्पीड से चलते हैं, इसीलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित गति दे देना और वो बैटरी का विभवांतर देता। ध्यान रहे, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ा नहीं सकता, न घटा सकता है, केवल क्या देता है, दिशा देता है। और इस तरह से जो दिशा वाला हमें वेग प्राप्त होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, है ना। और यही अपवाह वेग हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ये बराबर होता है, मतलब बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से जब करंट निकालते हैं या धारा निकालते हैं, करंट I इज इक्वल टू, तब हम लिखते हैं NEAVD, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा I, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पर यूनिट वॉल्यूम में संख्या, उनका चार्ज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू NEAVD, ये I की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसके बीच है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है। और इसी रिलेशन का उपयोग करके हम ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे श्रांतिकाल क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, करंट NEAVD क्यों होती है, इसका टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। उसमें यही सबसे समस्या थी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो किस टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी होती है और वो भी जीत जाए, कोई निश्चित नियम नहीं है, उसी का नाम क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। और औसत थर्मल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। अब लगभग सभी टॉपिक को सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझकर आगे अन्य टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे।